नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो 10-15 लड़कियां होती हैं वहां पर डांस करके उनका स्वागत करती हैं। हिंदुस्तानी लड़कियां होती हैं, कई बार वहां की लड़कियां होती हैं जो हिंदुस्तानी डांस सीख रही होती हैं, लेकिन 10-15 लड़कियों से ऐसा लगता है कि उनके नृत्य से राजा साहब का मन नहीं भरता है। राजा साहब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये डांस वांस देखना पुराने जो राजा महाराजा थे वो तो करते थे, लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं होता है। और ये क्यों कह रहा हूं कि मन नहीं भरता है? क्योंकि कल आंध्र प्रदेश का वीडियो मैंने देख लिया और सर पकड़ लिया। आंध्र प्रदेश में मोदी जी गए हुए थे 18,000 करोड़ की योजनाओं का शुरुआत करने, शिलान्यास करने, जो भी करने गए हुए थे। आप जानते हैं कि नायडू जी ना हो तो सरकार नहीं चलेगी, तो नायडू जी वसूलते रहते हैं और मोदी जी मजबूरी में आंध्र प्रदेश को नई नई योजनाएं देते रहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, योजनाएं आएंगी तो विकास ही होगा, जनता का ही कुछ भला होगा और ठेकेदारों का ज्यादा भला होगा, वो अलग बात है। लेकिन 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने मोदी जी जाते हैं तो 13,000 लड़कियां डांस करती हुई दिखाई देती हैं। मोदी जी रथ पर चल रहे हैं और उनके अगल बगल 13,000 बच्चियां ढिमसा नृत्य कर रही हैं। जब जंतर मंतर पर बच्चे खड़े थे, ये बच्चियां खड़ी थीं, तब मोदी जी जाकर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। देश में कितनी जगह से कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, मैं बात करूंगा, लेकिन वहां मोदी जी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। मणिपुर में युवा लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन खुद को राजा महाराजा समझने का भूत ऐसा सवार है कि संसद के अंदर शेंगोल लेके वीडियो बनवाएंगे और आंध्र प्रदेश जाएंगे तो 13,000 बच्चियों का नृत्य होगा उनके स्वागत में। आप जरा मुझे यह बताइए, आपने कभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा डांस देखा है? आपने कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कभी फ्रांस के प्रधानमंत्री या इनसे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री को ऐसी हरकत करते हुए देखा है? सबको छोड़ दीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लीजिए जो इनकी ही पार्टी के थे। कभी आपने अटल जी को ऐसे 13,000 और 10,000 और 5,000 लड़कियों का नृत्य देखते हुए देखा है? रथ पर बैठकर ऐसे निकलते हुए देखा है जैसे कहीं के राजा महाराजा हों? संसद में आने का टाइम नहीं था। पूरा विपक्ष यह मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री संसद में आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास अपने घर से निकलकर संसद में आने का टाइम नहीं था। लोकसभा और राज्यसभा में आकर सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं था। लेकिन संडे मिला, विदेश नहीं जा पाए तो आंध्र प्रदेश पहुंच गए और वहां पर 13,000 बच्चियों का नृत्य चल रहा है और उसके बीच में नरेंद्र मोदी जी आराम से गुजर रहे हैं अपने रथ पर। रोहिणी आचार्य को आप लोग जानते हैं, लालू जी की बेटी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देश कहने को तो लोकतांत्रिक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के शौक निराले और बिल्कुल बादशाहों वाले हैं। बिल्कुल बादशाहों के अलावा कौन इस तरह की हरकत कर सकता है? और देश का गोदी मीडिया इस पर खामोश रहेगा। देश का जो गोदी मीडिया है वो इस पर बिल्कुल चुप हो जाएगा, बल्कि वाहवाही करेगा कि वाह, प्रधानमंत्री जी का क्या स्वागत हुआ है। ये वाला जेनजी उनको पसंद है जो उनके लिए डांस करे, या वो जेनजी पसंद है जो कांवड़ यात्रा के नाम पर हंगामा मचाए, लोगों को मारे पीटे, नशा करे, डांस करे? जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, ये वाले जेनजी नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद है। सवाल एक और है, बारिश हो रही है, मानसून का सीजन है और पूरे देश में कई जगहों से बाढ़ की जबरदस्त खबरें आई हैं। ये अलग बात है कि जब मैं आज का अखबार देख रहा था तो हिंदू आप देखिए, इसमें भी केरला की खबर है केवल। आप दैनिक भास्कर देख लीजिए, यहां भी केवल केरल की खबर है। आप इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, यहां भी सिर्फ केरल की खबर है। यानी अपने अखबारों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाढ़ सिर्फ केरल में आई है, कहीं और नहीं आई है। अब आंध्र प्रदेश से केरल कोई बहुत दूर नहीं है। केरल ही कम से कम चले गए होते नरेंद्र मोदी जी, बाढ़ पीड़ितों का मुआयना करने के लिए हेलीकॉप्टर में से देख लिए होते। केरल में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए केरल की बाढ़ पर हमारे सारे अखबार रिपोर्ट छापते हैं। लेकिन जहां सबसे भयानक बाढ़ आई हुई है, असम में जहां बाढ़ आई हुई है, वहां ये लोग खामोश हो जाते हैं। असम की बाढ़ पर कोई बात ही नहीं होती है। असम से जो रिपोर्ट्स आ पा रही हैं वो ये बता रही हैं कि 389
यानी 379 गांव जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। राज्य के 5 जिले हैं जो बेहद प्रभावित हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, चराईदेव ये बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 15,430 हेक्टेयर की जो जमीन थी जिसमें जो फसलें लगी थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। कई लोगों की जान गई है और बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या फिलहाल 82 यानी कि 82 बताई जा रही है सरकारी आंकड़ों में। हकीकत में कितने लोग मरे हैं हम नहीं जानते। आसाम में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी आसाम में डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार का प्रचार करने के लिए जब अमित शाह वहां गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सैटेलाइट इमेज से न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का एक सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े बड़े सरोवरों में, बड़े बड़े तालाबों में कैसे बदला जा सकता है उसका नक्शा बनाया है। और ये बड़े बड़े तालाब और सरोवर जो बनेंगे तो यहां पर दुनिया भर का पर्यटन भी लाएंगे। हम बाढ़ मुक्त आसाम का वादा करते हैं। तो अमित शाह जी 2021 के यानी 5 साल पहले जब चुनाव प्रचार में गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बाढ़ पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आसाम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। मोदी जी का जो ड्रोन है जो हर चीज देख लेता है, वो ड्रोन पता नहीं कैसे आसाम नहीं पहुंच पा रहा है। जिस देश में आसाम में 82 लोग बाढ़ से मर चुके हों, केरला में 6 से 8 लोगों की बाढ़ से मौत हो गई हो, यहां तक कि उनके अपने प्रदेश गुजरात की हालत यह है कि 27,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको अपना गांव शहर छोड़ना पड़ा है। सूरत और नौसारी में 53 लोगों को और बचाया गया है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अहमदाबाद, अमरेली, आणंद, नौसारी, वलसाड में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इतनी बुरी हालत है। लेकिन गुजरात की बाढ़ पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, गुजरात नहीं जाएंगे, क्योंकि अब बाढ़ के बीच में तो कोई आकर डांस करके उनका स्वागत नहीं कर सकता है। गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और बरसों से सरकार है। छत्तीसगढ़ जहां डबल इंजन की एक और सरकार है, वहां पर भी जो अबूझमाड़ इलाका है वहां बाढ़ के चलते 2 लड़कियों की जान जा चुकी है। काफी सारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। 16 घर बह गए हैं। 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में लगातार जो बारिश हो रही है उससे 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी न छत्तीसगढ़ जाएंगे, न गुजरात जाएंगे, न केरल जाएंगे, न आसाम जाएंगे। जाएंगे वहां पर जहां पर लड़कियां डांस कर सकें, 13,000 लड़कियां डांस करके उनका सम्मान कर सकें। अब ये उनका सम्मान है या अपमान है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। उनका सम्मान भले हो, लेकिन इस देश का अपमान जरूर है जिसमें लोकतंत्र की जगह पर ऐसा लगता है कि राजा महाराजा लौट आए हैं। और देखिए आप, मोदी जी आजकल रील बना रहे हैं। आधी रात को रील बनाते हैं, 3 या 4 रीलें आ चुकी हैं और रील पर आकर कहते हैं कि मैंने उन बच्चियों को माफ कर दिया, लेकिन मुझे कल्चरल शॉक लगा। मुझे कल्चरल शॉक लगा कि लड़कियां गाली दे रही हैं। उसके बाद नुपुर शर्मा का एक ट्वीट वायरल हो जाता है जिसमें वो सुभाषित कह रही हैं। किसी की माता जी के लिए वो सुभाषित कह रही हैं नुपुर शर्मा। वो ट्वीट वायरल हो जाता है। नुपुर शर्मा कौन है बताने की आपको जरूरत नहीं है। और ये वीडियो भी वायरल होता है जिसको मैंने पहले भी दिखाया, जो कांवड़ियों का वीडियो है। मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है ये वीडियो है। इसको आप देख के समझ सकते हैं कि ये वाले जैनजी जो मोदी जी और उनकी सरकार को पसंद हैं, जिनको 2 मिनट की नमाज से दिक्कत होती है लेकिन इससे दिक्कत नहीं होती है, इससे भी उनको कल्चरल शॉक बिल्कुल नहीं लगता है। और मोदी जी के अपने पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं उसको जरा सा गौर से देख लीजिए। पप्पू यादव को आप जानते हैं। पप्पू यादव सांसद हैं, निर्दलीय जीत के आए थे लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ गए। वो अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल,
और उसी समय दो लोग आए और पप्पू यादव का यह कहना है कि उनको चाकू से मारने की कोशिश की गई। दोनों लोगों को पकड़ लिया गया, उनकी कुटाई पिटाई हुई, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये जो कुटाई पिटाई करने वाले लोग थे वो कौन थे? जब जरा सा सर्च हुई तो पता चला कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोनों की फोटो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दी। दोनों ठेकेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। शक्ल से जेनजी या उससे पहले के मिलेनियल लग रहे हैं, इससे ज्यादा तो लग नहीं रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहिए कि एक सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चक्कू मारने की कोशिश करने वालों को देखकर उनको कोई कल्चरल शॉक लगा कि नहीं लगा। इनको माफ कर देना है या फिर क्या कहूं, या फिर क्या होना है? जब बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आपको भी समझ में आ गया कि इनके साथ कुछ नहीं होना है। इस पर उनको कुछ नहीं बोलना है। सनातन के अपमान का शोर मच गया। कई सालों से यह नौटंकी आप बहुत कायदे से देख रहे हैं। मुद्दे को किनारे कर दो और कोई और बात करने लगो। मुद्दे को एकदम किनारे कर दो। संसद के अंदर राम मंदिर में चढ़ावे की लूट का मुद्दा उठा, उस मुद्दे को किनारे कर दो, उससे कोई अपमान नहीं होता। सनातन का अपमान इस बात से नहीं होता कि राम मंदिर के अंदर चढ़ावे की लूट हुई। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महिला छत्तीसगढ़ से आई हुई थी। उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं इस मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी, मैं भगवान राम की पूजा करूंगी, लेकिन जो पैसा मुझे चढ़ावे में चढ़ाना है वो किसी गरीब को दान कर दूंगी, किसी विधवाश्रम में दे दूंगी, किसी अनाथालय में दे दूंगी जहां पे वाकई पैसे की जरूरत है, लेकिन मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि चढ़ावे की लूट हो रही है। जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। तो चढ़ावे की लूट के मुद्दे पर कोई बात ना हो सके, इसके लिए आप क्या करोगे कि संसद के बाहर जो नुक्कड़ नाटक किया विपक्ष ने उसको मुद्दा बना लोगे ताकि उसी पर शोर हो। आपको दिक्कत है कि पप्पू यादव ने साधु का वेश बनाया। आपके सनातन की इस बात से कोई बेइज्जती नहीं होती कि साधु का वेश बनाकर बच्चियों के साथ, औरतों के साथ दुराचार अनाचार की 50 खबरें बाहर आ चुकी हैं। सनातन का अपमान इस बात से नहीं होता कि कितने सारे आशाराम जैसे इस मामले में जेल में पड़े हुए हैं। सनातन का अपमान इससे हो गया कि पप्पू यादव ने भगवा वेश धारण कर लिया और उस साधु की भूमिका निभाई जो चढ़ावे की लूट कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि कल ही राज ठाकरे ने यह कहा है कि सिद्धिविनायक जो मंदिर है, मुंबई का प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर, गणेश जी के मंदिर से हर साल 18 करोड़ की चोरी हो रही है। यह आरोप उन्होंने लगाया है। इसके अलावा देश भर में मंदिरों से लूट की खबरें आई हैं, लेकिन उससे सनातन का अपमान नहीं होता। सनातन का अपमान पप्पू यादव के ड्रेस पहनने से हो जाता है और उसको मुद्दा बना दिया जाता है ताकि राम मंदिर चढ़ावे की लूट पर कोई बात ना हो। और इतने तमाशे होते हैं कि पूछिए मत। भगवा धारण कर करके एक से एक गुंडे जो साधु बने हुए हैं वो आकर बयान देने लगते हैं और उसके बाद पप्पू यादव पर हमला हो जाता है। इस टेक्निक को आप समझिए। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, शिक्षा का मुद्दा उठा, नीट का मुद्दा उठा, सारे मुद्दे उठे, लेकिन उन पे बात ना हो सके इसलिए सिर्फ और सिर्फ गालियों पे, और वो भी लड़कों की गालियों पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की गालियों पे बात हो रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि जंतर मंतर पर सिर्फ और सिर्फ गालियां चल रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था। आप समझ रहे हैं ना मुद्दों को किस तरह से भटकाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा तमाशा हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर आकर सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा लगा दी गई, सब हो रहा है, लेकिन अमित शाह जी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये जो बच्चों के ऊपर लाठियां चली हैं, छात्रों युवाओं के ऊपर लाठियां चली हैं, कील लगी लाठियां चली हैं, पैलेट गन चले हुए हैं, क्या इसका आदेश उन्होंने दिया था? पैलेट गन को लेकर बात हो रही है कि यह लेस लीथल है। लेस लीथल क्या होता है भाई? ऐसा हथियार जिससे किसी की आंख फूट सकती है, और जम्मू कश्मीर में 50 ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो लेस लीथल कैसे हो गया? और क्या आपने इस लेस लीथल हथियार को चलाने की इजाजत दी थी? अगर दी थी तो मान लीजिए। 50 वीडियो ऐसे हैं लगातार आ रहे हैं जिसमें पुलिस वाले लड़कियों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़कों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें बच्चे उनको मारते पीटते दिखाई दे।
लेकिन माहौल पूरा ऐसे बनाया जा रहा है जैसे जंतर मंतर पर छात्र नहीं, गुंडे इकट्ठा हुए थे, गालियां देने वाले इकट्ठा हुए थे। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो नाकामी है उससे ध्यान को बहलाना है, और भक्तों को खुश करने के लिए आंध्र प्रदेश से लेकर जहां जाएंगे, कहीं नाच का प्रोग्राम होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों की तरह व्यवहार करेंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद विक्टिम कार्ड रोएंगे, आधी रात को आकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि मुझे गालियां दी गई। अरे आपके चेले चमचे जितनी गालियां देते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है और व्यवहार करना है सुल्तानों और बादशाहों की तरह। आधा देश बाढ़ में डूब जाए, लोग मर जाएं, भूकंप आ जाए, पुल गिर जाए, कभी कहीं आप मोदी जी को नहीं देखेंगे। लेकिन जहां जश्न चल रहा हो वहां मोदी जी जरूर आपको दिखाई दे देंगे, चाहे वो अडानी के अंबानी के घर की शादी हो और या फिर आंध्र प्रदेश में 13,000 बच्चियों के डांस के बीच से गुजरता हुआ उनका रथ हो। सच कहूं, यह रथ देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया कि जिस देश में लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी इस हद पर है, जहां विदेशी मुद्रा जो निवेश है वो लगातार हमारा घटता जा रहा है, इकॉनमी खतरे में है, वहां हमारा प्रधानमंत्री बादशाहों और सुल्तानों की तरह बिहेव करता हुआ सड़क से गुजर रहा है। काश थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाई जाती, काश उन इलाकों में जाते जहां बाढ़ आई हुई है, काश उनके लिए संवेदना प्रकट करते, काश संसद में आकर जवाब देते इन चीजों का, काश आस्था के मंदिर से चढ़ावे की लूट पर एक शब्द बोलते। लेकिन नहीं, मौनी बाबा कहा जाता था मनमोहन सिंह को, जो शान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनको रील में बोलने में बड़ा मजा आता है, ऐसे भाषण देने में बड़ा मजा आता है, मणिपुर से लेकर इन सारे मुद्दों पर बरसों बरस खामोश रहते हैं। और गोदी मीडिया एक बार सवाल नहीं पूछता तो हमें तो सवाल पूछना पड़ेगा, ये तो हमारा काम है। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये सब? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।